हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इससे नेट में 6 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। और छोटा टॉपिक है, बड़े आराम से पढ़ा जा सकता है। तो छोटे से टॉपिक को अगर कवर कर लेंगे तो 6 मार्क्स कंपलसरी हो जाएंगे। और गेट में भी हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमेशा आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मैंने डायग्राम बना लिया है। इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं पोरफीन्स। ठीक है, इसको बोलते हैं पोरफीन। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पोरफीन जो होता है वो ये जो रिंग है, ये 5 कार्बन वाली जो रिंग्स हैं, इनको हम बोलते हैं पायरोल रिंग्स। ठीक, तो ये 4 पायरोल रिंग से मिलके बना होता है। पोरफीन जो है वो 4 पायरोल रिंग से मिलके बना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। ठीक है, इसमें ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये जो पोरफायरिन रिंग है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, मेटल जब नहीं लगा होता इसमें, मेटल फ्री पोरफायरिन रिंग, या क्या है, मेटल फ्री पोरफीन रिंग जो होती है उसे बोला जाता है पोरफायरिन। और मेटल जिसमें होता है, मेटल या क्या मेटल प्रेजेंट पोरफायरिन रिंग जो होती है उसे बोला जाता है मेटलोपोरफायरिन। ठीक है, तो पोरफायरिन रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अगर मेटल फ्री पोरफीन रिंग होती है तो उसे बोलते हैं पोरफायरिन, और अगर मेटल प्रेजेंट होता है तो उसे बोला जाता है मेटलोपोरफायरिन। ठीक है, एक और पॉइंट, ये एक रिजिड सिस्टम होता है। ये बहुत ही रिजिड सिस्टम होता है। आप लोग क्राउन ईथर जानते हो ना? क्राउन ईथर्स, अगर आपसे क्राउन ईथर्स बनाने को बोलेगा तो कुछ ऐसे बना होता है। ठीक है, चलिए 5 इस टाइप से क्राउन ईथर्स का डायग्राम बना होता है। थोड़ा सा गंदा बना हुआ है। तो क्राउन ईथर्स इस तरीके से होते हैं। क्राउन ईथर्स भी रिजिड होते हैं। क्राउन ईथर कैसा सिस्टम होता है? क्राउन ईथर एक रिजिड सिस्टम होता है, लेकिन ये जो पोरफायरिन रिंग है is more rigid than crown ethers. पोरफायरिन रिंग क्राउन ईथर्स से ज़्यादा रिजिड होती है। क्राउन ईथर्स भी रिजिड होते हैं, बट उतने रिजिड नहीं होते जितनी कि पोरफायरिन रिंग रिजिड होती है। तो क्या होता है कि जो पोरफायरिन रिंग बहुत रिजिड होती है, रिजिड होने की वजह से इसमें ये मेटल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है।
ये हर मेटल को अलाउ नहीं करती आने के लिए। ये रिजिड होने के कारण ये क्या होती है, मेटल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अपने आगे देखिए, मैं डायग्राम को फिर से बना देती हूँ। यहाँ पर लोन पेयर होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, अब ये मेटल फ्री है, अब इस पे मेटल अटैच नहीं है। हम इस पे मेटल अटैच कर सकते हैं। जब भी इस पे मेटल अटैच करेंगे, मान लीजिए आयरन अटैच करते हैं, तो आयरन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा, मेटल के आने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस आयरन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो मेटल फ्री पोरफायरिन रिंग जो होता है, मेटल फ्री पोरफायरिन रिंग पे -2 चार्ज आता है। जब भी मेटल फ्री पोरफायरिन रिंग होगा उस पे -2 चार्ज आएगा। ठीक है, इसमें ये कई रिंग से मिलके बना होता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेनी cyclic rings, so it is called as macrocyclic ring. ठीक है, इसलिए इस पूरे मॉलिक्यूल को बोल देते हैं मैक्रोसाइक्लिक रिजिड सिस्टम। थोड़ा सा याद रखेंगे कि मेटल फ्री पोरफायरिन रिंग है। जब मेटल पे कोई भी पोरफायरिन रिंग पे मेटल नहीं है तो उस पर -2 चार्ज होगा। ये कई साइक्लिक रिंग से मिलके बना होता है, ये देखिए, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक रिंग और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक रिजिड सिस्टम। ठीक है, पोरफायरिन जो होता है इज द डेरिवेटिव ऑफ पोरफीन। ठीक, पोरफायरिन जो होता है वो डेरिवेटिव होता है पोरफीन का। मैक्रोसाइक्लिक रिजिड सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा कि ये कई साइक्लिक रिंग से बना होता है, इसलिए इसे मैक्रोसाइक्लिक सिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, etc। ठीक है, पोरफायरिन रिंग में पोरफायरिन रिंग का कलर जो होता है, कलर इज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, पोरफायरिन रिंग का जो कलर आता है वो आता है पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, ये अभी बताया है कि ये एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से ये कैसा होगा, ये होगा बहुत ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो अपनी एरोमेटिसिटी को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहेंगे किसी भी रीजन से। ठीक है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये स्टेबल है, तो ये नहीं चाहेगा कि कभी भी ये अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करे। तो अगर इस पर कोई भी मेटल आता है, ठीक है, और ये रिजिड सिस्टम है, जैसा कि बताया है अभी कि ये एक रिजिड सिस्टम है,
इसलिए ये मेटल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो अगर इस पे कोई बड़ा मेटल आ जाता है, कोई थोड़ा सा बड़े साइज का मेटल आ जाता है, तो बड़े साइज का मेटल आने की वजह से ये उस मेटल को अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वो रिजिड होता है। मेटल थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहता है। क्यों? वो थोड़ा सा क्या ट्विस्ट हो के चाहे तो मेटल को अंदर ला सकता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा तो उसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी। तो वो कभी नहीं जाएगा कि उसकी एरोमेटिसिटी चली जाए, ठीक है। वो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड ही बना रहना चाहेगा। इसलिए वो रिजिड होने के कारण मेटल को अंदर नहीं आने देगा, अपनी एरोमेटिसिटी को भी मेंटेन रखेगा और मेटल को ऊपर की तरफ ही रखेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक। इसकी जो कैविटी होती है, अभी अगर मेटल ना रखा जाए तो ऐसे ही बनेगा ना। इसकी जो कैविटी होती है, जब इस कैविटी में सिर्फ 3D ट्रांजिशन मेटल ही रख सकते हैं। इसमें क्या रख सकते हैं? सिर्फ 3D ट्रांजिशन मेटल जो है इसमें रखा जा सकता है, और वो भी कौन सा? जिनका साइज जो होता है वो छोटा हो। क्या कहते हैं? स्मॉल साइज मेटल। इसमें इसकी जो कैविटी है, उस कैविटी में हम लोग 3D ट्रांजिशन मेटल ही रखेंगे, और कैसा रखेंगे? जो कि स्मॉल इन साइज होगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और याद रखते हैं, पूछ लिया जाता है, इसमें 11 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड होते हैं, 11 पाई बॉन्ड होते हैं। ये हक्कल रूल फॉलो करता है, ठीक है। पहला तो इसमें 11 पाई बॉन्ड होते हैं, दूसरा ये हक्कल रूल फॉलो करता है। अब इस रिंग में आते हैं। ये जो रिंग पे यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को बोला जाता है मेथाइलिडीन CH। इस वाली पोजीशन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेथाइलिडीन यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर 5, 10, 15, 20 इस तरीके से आता है, ठीक है। ये जब हम इस नंबर को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ गड़बड़ हो गया है। आप इसको काउंट करके देखिएगा। मैं करती हूँ 1 2 3 4। क्या गड़बड़ हो गया? तो हो रहा है गड़बड़, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? 1। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं, सॉरी, या ये जो CH, ये वाली जो CH वाली पोजीशन है, इसको बोला जाता है मेथाइलिडीन पोजीशन, ठीक है। और अब मैं कल देख के बताऊंगी ये। और यहाँ पर आता है ये, और यहाँ पर आता है 5, 10, 15, 20। तो 5 वाली पोजीशन पे, 10 वाली पोजीशन पे, 15 वाली पोजीशन पे और 20 वाली पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होते हैं, उन हाइड्रोजन को बोला जाता है मीसो हाइड्रोजन। याद रखिएगा, जो 5, 10, 15 और 20 इस वाली पोजीशन पे जो भी हाइड्रोजन आते हैं उसे बोला जाता है मीसो हाइड्रोजन। तो टोटल मीसो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 जो होते हैं इसमें मीसो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं, ये वाले, ठीक है, इन हाइड्रोजन को बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन। ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन? मीसो हाइड्रोजन। कितने हैं? 4 इन नंबर। और ये वाले जो हाइड्रोजन है, इन्हें बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन। और बीटा हाइड्रोजन जो होते हैं वो होते हैं 8 होते हैं इसमें बीटा हाइड्रोजन।
और दो जो होते हैं वो होते हैं NH। जो नाइट्रोजन के साथ जो प्रोटॉन लगे हैं ये वाले दो हाइड्रोजन होते हैं। इतना समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन बने कि कितने मीजो हाइड्रोजन होते हैं, तो 4 होते हैं। और किस पोजीशन पे होते हैं, तो मेथाइलिडीन वाली पोजीशन पर होते हैं, जो कि होती है 5 पे, 10 पे, 15 पे और 20 पे। ठीक है, मैंने वो डिलीट कर दिया, लेकिन आप लोगों ने बना लिया होगा। ये जो पोरफायरिन रिंग होता है ये कैसा होता है? साइक्लिक होता है, ठीक, प्लेनर होता है और कॉन्जुगेटेड होता है। इसलिए ये कैसा होता है? ये होता है एरोमेटिक। पोरफायरिन रिंग जो होती है वो एरोमेटिक होती है। और आपको याद होगा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, और इस तरीके के कितने नाइट्रोजन थे, बना दिए। मैं इसको फिर से बना देती हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। इस तरीके से होता है, ठीक है। बॉन्ड नहीं बनाया, बॉन्ड आप लोग बना लीजिएगा। तो ये जो नाइट्रोजन में जो लोन पेयर होते हैं, आज जब भी कोई मेटल आता है तो नाइट्रोजन इस लोन पेयर से डोनेट करता है। तो इस पे कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है। इस पे 2 डोनर एटम है जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये क्या करता है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी तो लगे होते हैं, तो ये 2 यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसमें 2 डोनर एटम है, तो बेसिक भी है, और ये H+ ले भी सकता है, इसलिए क्या ये सॉरी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये डोनर है, और ये वाले H+ निकाल भी सकता है, इसलिए क्या है? एसिडिक है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक। इसके बाद आता है, अब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल फीचर्स। Spectral features of porphyrin ring, ठीक। तो इसमें क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था कि इसमें 4 मेसो हाइड्रोजन है, 8 बीटा हाइड्रोजन है, और जो 2 हैं वो NH वाले हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर इनकी केमिकल शिफ्ट की बात की जाए, केमिकल शिफ्ट की, तो बस रट्टा लगाने का अच्छा सा मेथड है। 4 मेसो हाइड्रोजन है तो इसकी केमिकल शिफ्ट याद कर लीजिए 4 ppm। 8 बीटा हाइड्रोजन है तो इसकी केमिकल शिफ्ट हो गई 8 ppm। 2 NH है तो इसकी केमिकल शिफ्ट हो गई 2 ppm, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैं शॉर्ट में बता दूंगी, और उसको मैं जब भी कभी NMR पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी ऐसे। जैसे कि वही वाली रिंग बना लेते हैं, ऐसे करके बनी होती है, और यहाँ सब हाइड्रोजन लगे होते हैं इस तरीके से, यहाँ पर भी लगे होते हैं। देखिए, अगर बेंजीन रिंग की बात की जाए,
बेंजीन रिंग जो होती है ये होती है एरोमेटिक, और जो भी रिंग एरोमेटिक होती है उसमें होती है डायमैग्नेटिक रिंग करंट। क्या होता है इसमें? डायमैग्नेटिक रिंग करंट। देखो इसमें डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है वो इस तरीके से होती है, थोड़ा सा याद रखिएगा। और जो हम लोग अप्लाई करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसको बी नॉट से दिखाते हैं, वो इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो जब भी कभी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे होंगे इसमें, तो जो इसमें बाहर साइड वाले प्रोटॉन होंगे, ठीक है, वो आएंगे, आउटर प्रोटॉन जो होंगे वो होंगे डी शील्डेड। जिसको ये सब नहीं पता है वो एनएमआर में देख लेगा, और जिसको पता है तो ठीक है। और जो इनर साइड वाले प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं शील्डेड। जो आउटर प्रोटॉन होंगे वो कैसे होंगे? डी शील्डेड। और जो इनर प्रोटॉन होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे शील्डेड। और जो याद रखना है, जिसमें जो डी शील्डेड होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, और जो शील्डेड होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमेशा कम होती है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी ये जो बीटा हाइड्रोजन है, ये अगर ऐसे करके लगाया गया है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, तो ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये बाहर साइड में, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये हाइड्रोजन कैसे है? बाहर साइड में। और बाहर साइड में होने की वजह से ये होंगे डी शील्डेड। तो ये जो 8 बीटा हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो डी शील्डेड है। और डी शील्डेड होने की वजह से मैंने अभी बोला है कि जो डी शील्डेड होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये वाले जो 8 बीटा हाइड्रोजन है ये कैसे हैं? ये डी शील्डेड है, और डी शील्डेड होने की वजह से इनकी भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसीलिए इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो है 8 ppm, ठीक। लेकिन ये और मैंने बोला जो इनर प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो शील्डेड होते हैं, ठीक है। तो जो इनर प्रोटॉन होते हैं वो शील्डेड होते हैं, तो उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। तो ये जो 2NH है ये अंदर साइड में है, तो ये कैसे है? ये है शील्डेड। और शील्डेड जो होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती है, इसलिए इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है? 2 ppm। इसको याद रखना बहुत आसान है। 4 मेसो हाइड्रोजन तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 4, 8 बीटा हाइड्रोजन तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 8, 2NH है तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2 ppm। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम लोग आते हैं IR। ये तो था NMR डेटा पे बेस्ड। अगर हम लोग IR डेटा पे बात करें तो इसमें IR डेटा बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आता है NH, ठीक, और NH के लिए जो IR की वैल्यू होती है ये होती है 3300, 3300 के करीब होती है, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और आप लोगों को पता है जो वाटर में OH होता है उसकी IR की वैल्यू जो होती है वो होती है 3300 से 3400 के करीब, ठीक है। IR की NH का IR वैल्यू लाई करता है 3300 के रेंज में, और OH का IR वैल्यू लाई करता है 3300 से 3400 के रेंज में। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं पोरफायरिन रिंग की, तो दिमाग में तो यही चल रहा है कि पोरफायरिन रिंग है, यहाँ पर NH है, और NH होने की वजह से इसकी IR की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3300। और अगर ये वैल्यू दिखती है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है? पोरफायरिन रिंग। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर इस पोरफायरिन रिंग ने किसी भी रीजन से मॉइस्चर को ट्रैप कर लिया, अगर इसमें मॉइस्चर आ गया तो मॉइस्चर आने की वजह से
ये वाली पीक तो देगा ही देगा और साथ में ये वाली पीक भी देने लगेगा। ठीक है, तो इसको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा और कठिन होने की वजह से IR की वैल्यू हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है इस पोरफायरिन के लिए है वो है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए NMR पढ़ लिया है, केमिकल शिफ्ट पढ़ ली है, IR बिल्कुल भी फायदा नहीं है उसका, और एक होता है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी पोरफायरिन रिंग को डिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, जिसमें एक ग्राफ आता है जो कि ऐसा होता है, ऐसे लिख लेते हैं, मान लीजिए 200, 400, 600, 800 इस तरीके से है। तो ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये वाला जो आता है ये थोड़ा ब्रॉड आता है, ये कैसा आता है, ब्रॉड। ये वाली पीक जो आती है ये ब्रॉड पीक आती है और इसको हम लोग बोलते हैं सोरेट बैंड या बी बैंड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोरेट बैंड या बी बैंड, क्योंकि ये कैसा है, ब्रॉड, और इसको बोलेंगे क्यू बैंड। ठीक है, इसका जो रेंज है ये लाई करता है 200 to 500 या 550 समथिंग। नैनोमीटर में, और ये जो क्यू बैंड है ये लाई करता है 600 to 800 नैनोमीटर। ठीक है, ये वाला जो ब्रॉड बैंड है, ये ब्रॉड बैंड जो आता है ये ब्रॉड बैंड आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांसफर की वजह से, और ये जो क्यू बैंड है ये आता है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये वाला जो पीक आती है ये पीक ब्रॉड होती है, और ब्रॉड होने की वजह से इसका जो ट्रांजिशन होता है वो होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस बैंड को हम लोग बोलते हैं सोरेट बैंड या बी बैंड। ठीक है, और इसकी रेंज लाई करती है 200 to 550 नैनोमीटर तक, और ये इधर जो है ये है क्यू बैंड, और क्यू बैंड की रेंज कहाँ तक लाई करती है, 600 से 800 नैनोमीटर तक, और ये क्यों आता है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, अब देखिए, अगर पोरफायरिन रिंग मेटल से जुड़ जाती है, अगर पोरफायरिन रिंग जो है वो मेटल से जुड़ जाएगी तो क्या होगा, तो याद होगा कि पोरफायरिन रिंग मेटल से तब जुड़ रही थी जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आयरन को या किसी भी 3D ट्रांजिशन मेटल को दे रहा था। तो जब भी मेटल अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल को दे देगा, ठीक है, तो ये वाला ट्रांजिशन खत्म हो जाएगा, और जब ये वाला ट्रांजिशन खत्म हो जाएगा तो ये क्यू बैंड नहीं आएगा और पीक सिर्फ और सिर्फ ऐसी आएगी। इतना समझ में आ रहा है कि अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसी मेटल को दे देता है तो अब ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमको सिर्फ सोरेट बैंड मिलेगा, ना कि ये वाला बैंड नहीं मिलेगा, क्यू बैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सोरेट बैंड ना आए, तो सोरेट बैंड ना आने के लिए एक कंडीशन ये है कि आप क्या करो, उस पोरफायरिन रिंग की जो एरोमेटिसिटी उसको किसी भी तरह डिस्ट्रॉय कर दो। अगर आप पोरफायरिन रिंग की एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आपको ये वाला बैंड नहीं मिलेगा, सोरेट बैंड या बी बैंड जिसे बोलते हैं, ये नहीं मिलेगा। और अगर आप मेटल जोड़ देंगे तो आपको क्यू बैंड नहीं मिलेगा। इस तरीके से यूवी डेटा
क्या बहुत इंपॉर्टेंट है पोरफायरिन इनको डिफाइन करने के लिए। IR का कोई खास यूज नहीं आ रहा है और NMR का हो गया है। तो ठीक है, इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी कल बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।